Welcome students to Sukrishna. Welcome to ब्रह्मास्त्र. ब्रह्मास्त्र के क्लासेस आपने पहले भी किए होंगे, लेकिन ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि आपको आज इंग्लिश के क्लासेस भी ब्रह्मास्त्र के अंदर मिल रहे हैं. I will love to introduce myself to all the students watching me. My name is Simran और मैं हूँ आपकी इंग्लिश की मेंटोर. ये जो ब्रह्मास्त्र हमने शुरू किया है आप लोगों के लिए, ये सच में आपके लिए ब्रह्मास्त्र है. बाकी सब्जेक्ट्स तो आप कवर कर ही रहे हैं, लेकिन साथ-साथ एक और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जो है इंग्लिश, वो छूट ना जाए, इसलिए हमने इंग्लिश को भी अब इसमें इंट्रोड्यूस किया है. और इस सीरीज़ में हम ये पूरी-पूरी कोशिश करेंगे कि 12th का एंटायर सिलेबस इस तरीके से आपके दिमाग में बैठा दें कि एग्ज़ाम के पहले आपको इस बात की टेंशन ना हो कि हम एग्ज़ाम देंगे कैसे. और एक चीज़ और मैं क्लासेस स्टार्ट करने के पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, वो ये है कि अक्सर लोगों को मैंने सुना है कहते हुए कि इंग्लिश ही तो है, पढ़ लेंगे, इंग्लिश ही तो है, कर लेंगे, राइट? आपके दिमाग में भी ये लाइन आई होगी. एक रात पहले भी पढ़ेंगे तो भी मार्क्स आ जाएँगे, पास कर जाएँगे. पास करना इज़ नॉट द ओनली सॉल्यूशन. लेट मी टेल यू वन थिंग, हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं उसके ओवरऑल मार्क्स जो आते हैं उसमें इंग्लिश भी होता है और 12th में आपका परसेंटेज बहुत मैटर करता है. अगर आपके बाकी सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे हैं लेकिन आपने इंग्लिश नहीं पढ़ी अच्छे से और आपको सिर्फ 50 60 70s में इंग्लिश में आ गए, तो बिल्कुल आपके परसेंटेज पे उसका असर पड़ेगा. डोंट फॉरगेट दिस. और अगर आपके बाकी सब्जेक्ट्स अच्छे हैं और साथ में इंग्लिश में भी यू आर अ 90 प्लस स्टूडेंट, देन बिलीव मी इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ डिफरेंस ऑन योर ओवरऑल मार्क्स, राइट? So, before starting the class, I'll introduce myself to you all. As I have already said that my name is Simran and I am your English mentor. और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है इस क्लास को स्टार्ट करने में, इनिशिएट करने में. सीबीएसई के जितने भी स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं लाइव, वो जो कुछ भी मैं पढ़ाऊंगी, यू कैन आस्क मी द क्वेश्चंस. यू इफ यू डोंट अंडरस्टैंड यू कैन रेज अ डाउट. आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू आंसर योर डाउट्स. सो डोंट थिंक कि हमको कुछ समझ में नहीं आया तो हम उसको पूछे कैसे, राइट? फर्स्ट लेसन जो हमने यहाँ पे कवर अप किया है वो है द लास्ट लेसन. अरे ये क्या हुआ, ये तो भैया मतलब कॉन्ट्रडिक्शन हो गया. हमने फर्स्ट लेसन स्टार्ट किया और पढ़ हम लोग लास्ट लेसन रहे हैं. एनीवे, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है आपके फ्लेमिंगो बुक का, व्हिच इज टाइटल्ड द द लास्ट लेसन. द लास्ट लेसन जो आपका चैप्टर है, वो चैप्टर बेसिकली डिपेंड करता है एक वॉर सिनेरियो पे. वॉर, अब वॉर किसका? वॉर पे आने से पहले हम ये जान लें कि इस चैप्टर को लिखा किसने, स्टोरी को लिखा किसने. अल्फांसो डॉडेट जो राइटर हैं, फ्रेंच राइटर हैं, इन्होंने इस स्टोरी को लिखा है. इस स्टोरी को लिखने के पीछे जो उनका मेन फोकस है वो पेट्रियोटिज्म है. पेट्रियोटिज्म हम समझते हैं देशभक्ति है. कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने देश से बहुत क्लोज होते हैं लेकिन हम उसकी इम्पोर्टेंस समझना भूल जाते हैं, और जब तक समझते हैं तब तक बहुत देर हो जाती है. तो इन सब चीजों के ऊपर ये चैप्टर बेस्ड है. ये चैप्टर तब लिखी गई है जब 1870-71 के टाइम में वॉर हुआ था. अब वॉर हुआ किसमें था और किससे था? वॉर हुआ था फ्रांस में और प्रूशियन में. देयर वाज अ प्लेस व्हिच वाज बर्मा. वहां पे जो प्रूशियन हमारे जो वो आप क्या बोल सकते हैं, हमारे जो वॉरियर्स थे, हमारे जो फोर्सेस थे प्रूशिया के, वहां के लोग, उन्होंने कैप्चर कर लिया किसको? फ्रेंच को, फ्रांस को. अब फ्रांस को कैप्चर करने के बाद आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी ऐसी चीज है जो हम वहां किसी कंट्री में जाके बोलेंगे और उसको उस चीज का बहुत सदमा या बहुत धक्का लगेगा? आप इमेजिन करिए एक सिनेरियो कि आप ऐसी जगह पे बैठे हैं जहां पे आपको पाबंदी लगा दी जाए कि आप अपनी भाषा इस्तेमाल नहीं कर सकते. आपके आसपास सारे लोग ही बैठे हैं जो आपके दोस्त हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, लेकिन फिर भी आप उनसे बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि पाबंदी है आपके बोलने पे, आपकी भाषा पे. एंड दिस इज अ वेरी हार्ट ब्रेकिंग सिनेरियो. ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का जो प्रोटैगनिस्ट, व्हाट इज द प्रोटैगनिस्ट नाउ? जिनको पता है वेरी गुड, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं. प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है द लीड कैरेक्टर. जैसे हम मूवी देखते हैं उसमें एक मेन हीरो होता है, वैसे स्टोरी में एक प्रोटैगनिस्ट होता है. प्रोटैगनिस्ट इस चैप्टर में एक छोटा बच्चा है जो स्कूल जाता है और उसका नाम फ्रांस है. ये बच्चा जो है शुरुआत में पढ़ाई लिखाई में इसका मन नहीं लगता, एज यूजुअल जैसे आप लोगों का नहीं लगता. लेकिन लास्ट में जब आप पहुंचेंगे इस चैप्टर में,
आप देखेंगे कि एक ऐसा बच्चा जो स्कूल जाना ही नहीं चाहता था, वो भी कितना ज़्यादा सेंटिमेंटल हो रहा है ये जानने के बाद कि ये क्लास जो है, ये लास्ट क्लास है। और जिस टीचर को वो आज तक बहुत खड़ूस, बहुत बेकार टीचर समझ रहा था, जो जिनका नाम एम हैमिल है इस चैप्टर में, वो उनको भी पसंद करने लगता है व्हेन एट द लास्ट डे ऑफ द स्कूल। तो ये रियलाइज करने में जब हम कहते हैं ना कि वो टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है, ये टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है, तो हम ये भूल जाते हैं कि जो स्ट्रिक्ट हैं वो ही हमें सुधार सकते हैं, वो ही हमें समझा सकते हैं, वो ही हमें सिखा सकते हैं। और स्ट्रिक्टनेस की अगर हम बात करें, तो स्ट्रिक्टनेस क्यों होता है, किस लिए होता है? टेल मी। दैट इज फॉर योर बेनिफिट। हमारे लिए इट इज अ रूल, और आपके लिए दैट इज आपके लिए दैट इज स्ट्रिक्टनेस। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, हम बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। एज यू कैन सी as you can see, we have over here, let me start with it. The last lesson is the tender story of a young Alsatian boy and his last French lesson. Young boy कौन था? फ्रांस, जिसका नाम मैंने आपको पहले ही बता दिया है। फ्रेंच लेसन का वो लास्ट क्लास था। फ्रेंच लेसन का वो लास्ट क्लास क्यों था? क्योंकि जिस समय प्रूशिया ने उन पे अटैक किया था, कैप्चर किया था, उस समय उन्होंने उनसे उनकी भाषा छीन ली। इसीलिए वहां पे एक डिक्लेरेशन दिया गया कि आप वहां पे आज के बाद फ्रेंच नहीं बोल पाएंगे। जर्मनी विल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज, इसीलिए लास्ट लेसन बोला गया है। सो मूविंग अहेड, द सेटिंग इज एन अननेम्ड टाउन इन एल्सिस। सेटिंग एक कोई विलेज है, कोई टाउन टाउन है एक एल्सिस का, नाम मेंशन नहीं किया हुआ है। सेटिंग क्या होती है बाय द वे? व्हाट इज द सेटिंग? डिवाइसेस में से एक आता है। सेटिंग वो होती है जिसमें हम डिस्कस करते हैं द टाइम एंड प्लेस वेयर द स्टोरी इज हैपनिंग। प्लीज, इफ यू हैव अ पेन एंड पेपर हैंडी, मेक नोट्स ऑफ इट। देन इट सेज the French districts of Alsace and Lorraine went into Persian hands. The new Prussian rulers discontinued the teaching of French in the schools of these two districts. अब ये इसको हम लोग अनफॉर्चुनेट कह सकते हैं फ्रांस के लिए और मिस्टर एम हैमिल के लिए, कि ये ही दो डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी थी जहाँ पे शुरुआत में मना किया गया, जहाँ पे शुरुआत में इस चीज को रोक दिया गया, इसको भाषा को रोक दिया गया। मैं बार बार अपने कॉन्वर्सेशन में भाषा की बात कर रही हूँ, मैं लैंग्वेज की बात कर रही हूँ, क्योंकि आप इस चैप्टर में बेसिकली ये समझने वाले हैं कि हमारे भाषा की इंपॉर्टेंस होती क्या है, जो हमारा मदर टंग होता है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब लाइफ में मदर बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना, सबकी होंगी। तो अगर मदर बहुत इंपॉर्टेंट है तो सोचो मदर टंग भी तो बहुत इंपॉर्टेंट। चलो आप कमेंट करते रहिएगा कि आप लोगों की मदर टंग क्या है। मीनवाइल आई विल मूव अहेड। The French teachers were asked to leave. Now M. Hamel could no longer stay in his school. अब जितने भी फ्रेंच टीचर्स थे, क्योंकि फ्रेंच की पढ़ाई बंद कर दी गई थी, फ्रेंच बोलना बंद कर दिया गया था उस जगह पे बाय ऑर्डर इन लॉ, इसीलिए जितने भी फ्रेंच टीचर्स थे वहां पे, उनका अब वहां पे कोई काम नहीं था। उनको ऑर्डर्स मिल गए थे कि अब आप इस जगह को छोड़ के जा सकते हैं, अब आपकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। ये एम हैमिल जो उसी स्कूल में 40 सालों से पढ़ा रहे थे, उन्होंने 40 सालों की सर्विस दी थी, और अचानक से if he was ordered to leave that place, imagine how sentimental and how heartbreaking it is. कोई अगर आप हॉस्टल में भी रह रहे होंगे, आपका कोई कमरा होगा, आप अपने घर में भी रह रहे होंगे, वहां से भी आप कभी जैसे एक दो दिन दूर जाते हैं तो भी आप मिस करते हैं। क्यों? क्योंकि एक लगाव हो जाता है उस जगह से। यू गेट कनेक्टेड टू दैट प्लेस, यू नो, यू कैन फील द ऑरा ऑफ दैट प्लेस, यू विल बी कनेक्टेड। नाउ इट सेज one such student of M. Hamel, France, who declared dreaded French classes, and M. Hamel's iron ruler came to the school that day thinking he would be punished as he had not learned his lesson on participle. अब जितने लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि participles, वो प्लीज मुझको बताएगा कि participles क्या होता है, वो कमेंट में लिख के मुझे बताएगा। और अगर नहीं आता है तो पूछेगा भी। क्या मैंने आपसे क्या पूछा है? Participles. Come on quickly, I'm waiting for the reply. अब वहां पे जो बच्चा है फ्रांस, वो बच्चा स्कूल जाने से डरता है, मैंने पहले ही बताया। उस दिन जब वो स्कूल गया
तो वो बहुत लेट करके स्कूल गया। लेट करके क्यों गया? क्योंकि उसके टीचर ने उसको एक होमवर्क दिया था। होमवर्क क्या दिया था? कि आप पार्टिसिपल्स याद करके आएँगे। इस बच्चे ने याद किया नहीं था, इसलिए वो बहुत देर कर रहा था स्कूल जाने में। पता है, जब हमको कहीं जाने का मन नहीं करता है, हमारे डेस्टिनेशन पे पहुँचने का मन नहीं करता है, हम रास्ते में बहुत टाइम पास करते हैं। कभी रुक जाते हैं कोई शॉप देखने के लिए, कभी रुक जाते हैं कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। तो ये जो बच्चा है फ्रेंड्स, ये भी वैसा ही था। कभी कहीं रुक रहा था, कभी कहीं रुक रहा था, बट अल्टीमेटली ही न्यू कि इसको स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। तो जब ये स्कूल पहुँचता है, तो स्कूल का सिनेरियो बहुत डिफरेंट होता है। अब कैसे डिफरेंट होता है? लेट्स मूव ऑन। यहाँ पे एक और चीज़ लिखी गई है, दैट हिमल्स आयरन रूलर। व्हाट डज़ दिस मीन? बच्चों में एक डर होता है, खैर आज के बच्चों में तो नहीं है, बिकॉज़ अब ये मारने-पीटने वाली रूल्स खत्म हो गई है। लेकिन वहाँ पे उस समय में एक आयरन लोहे की जो स्केल होती है, टीचर्स वो रखते थे। और फ्रांस को इसका बहुत डर था, क्योंकि उससे चोट बहुत ज़्यादा लगती है। आई विश ऐसा रूल वापस आ जाए, टीचर्स के लिए अच्छा होगा। सो इस वजह से वो स्कूल नहीं जाना चाहता था। एक तो मार का डर, दूसरा उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। But on reaching school, he found Hamel dressed in his fine Sunday clothes and the old people of the village sitting quietly on the back benches. अब इस लाइन में कुछ तो अजीब है। क्या अजीब है? कोई फिगर आउट कर सकता है? कोई तो फिगर आउट कर सकता होगा, आई एम श्योर। सम इंटेलिजेंट फ्यू पीपल। ठीक है, कम। अजीब इसलिए था क्योंकि जिस वक्त फ्रांस वहां पहुंचता है, उसको दो चीजें दिखती हैं जो थोड़ी सी अजीब अलग होती हैं एज पर डेली। पहली चीज क्या? पहली चीज ये कि जो उसके टीचर हैं, वो फाइन संडे क्लोथ्स में थे। एंड फाइन संडे क्लोथ्स तभी पहना जाता था वहां पे जब कोई फेस्टिवल हो, जब कोई सेलिब्रेशन हो, जब कोई स्पेशल डे होता है। तो ये जो बच्चा फ्रेंड्स है, ही वाज कंफ्यूज कि आज तो ऐसा कुछ है नहीं, फिर इन्होंने ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे। दूसरी चीज, वो जाते ही देखते कंफ्यूज हो गया दैट व्हाई दिस। स्कूल है, बच्चे होने चाहिए। लेकिन बच्चे तो थे, मगर बच्चों के साथ साथ जो पीछे की बेंचेस थी, उसमें गांव के भी लोग थे। जैसा कि आप पढ़ सकते हैं, विलेज सिटिंग क्वाइटली ऑन द बैक बेंचेस। जो विलेजर्स थे, वो बैक बेंच पे बैठे थे। अब बताओ कि विलेजर्स क्यों आए थे वहां पे? व्हाई वर द विलेजर्स ओवर देयर? कुछ तो रीजन होगा उनके वहां रहने का, कि स्कूल में नॉर्मली रोज तो वो लोग नहीं आते। सब बूढ़े भी थे, बड़े भी थे, बच्चे भी थे। एक चीज होती है ना, रिस्पेक्ट शो करना, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं फेयरवेल। तो रिस्पेक्ट हम किसी को कैसे शो कर सकते? कोई इंसान जो 40 साल से उस जगह पे अपनी सर्विस दे रहा है, और उसको तुरंत जाना पड़ रहा है उस जगह को, और 40 सालों तक उन्होंने जो उस विलेज के बच्चों के लिए, लोगों के लिए किया, उनको उनकी मदर टंग सिखाने का जो काम किया, ये एक बहुत बड़ी बात। ही वॉज इन चार्ज ऑफ दैट एंड ही वॉज टेकिंग वेरी गुड केयर ऑफ दैट। तो जिस दिन अब उनको जाना है, तो लोगों के मन में ये था कि ये बुरा हुआ, शुड नॉट हैपन। तो उनको एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट, एक ग्रीट, एक फेयरवेल, एक बिड करने के लिए वो सारे जो विलेजर्स हैं वहां पे मौजूद थे। इफ एनीवन हैविंग एनी डाउट टिल हियर, प्लीज आस्क मी। France was unable to figure anything out as everything about the day was unusual. Everything was different. नॉर्मल क्लासेस नहीं चल रहे थे, नॉर्मल बच्चों को डांटनी पड़ी थी क्योंकि सर जो थे इनके बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो डांट वाट पड़ते रहती थी, बट क्लास का माहौल बहुत शांत था। एवरीथिंग वाज वेरी पीसफुल। लेकिन बिहाइंड दिस पीस देयर वाज समथिंग व्हिच वाज वेरी डिफरेंट एंड व्हिच वाज हॉन्किंग फ्रैंक्स अगेन एंड अगेन, कि कुछ तो है, कुछ तो है, वो सीआईडी वाला कुछ तो है। So he sat down there wondering what was going on when M. Hamel announced that today was the last French lesson that he was going to give, as an order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. अब उसको एक्चुअल रीजन पता चला कि इतना सन्नाटा क्यों है भाई। वो सन्नाटा इसलिए था क्योंकि जो ऑर्डर पास हुआ था, मिस्टर हैमिल ने सबको इससे वाकिफ कराया, इस चीज को बताया कि ऑर्डर आ चुका है कि फ्रेंच के बाद पढ़ाई नहीं जाएगी। पढ़ाना तो दूर की बात है, फ्रेंच इसके बाद बोली भी नहीं जाएगी, which was a complete nightmare and a shock for everybody there. So he sat down there wondering what was going on when N. Hamel announced that today was the last French lesson. Even though Franz feared his master and had no idea about French participles,
This news came as a shock to him. Anybody will be shocked. अगर आप आज घर जाएं, ठीक है, या आप स्कूल जाएं और आपके बगल में बहुत से दोस्त बैठे हैं और जाते ही आपको बोल दिया जाए कि आप हिंदी नहीं बोलेंगे या आप इंग्लिश नहीं बोलेंगे, तो भाषा आप जानते हैं आप वो नहीं बोलेंगे। तो अगर अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स आपको दूसरे को बतानी भी है, तो भी आप बता नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि यू आर रिस्ट्रिक्टेड, आप बोल नहीं सकते वहां पे। रूल आ गया था, इट वाज बाय लॉ एंड गवर्नमेंट। सो मूविंग अहेड, that was the first day when he realized that how important French was for him, but it was his last lesson in French. हम लोग बोलते हैं ना कभी कभी कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये जो फ्रेंड्स है इसको अब पछतावा हो रहा है कि जिस समय मेरे पास टाइम था, मैंने उस समय बहुत कैजुअली लिया। ये फ्रांस का पता है कैरेक्टर मुझे कैसा लग रहा है? बिल्कुल आप लोगों की तरह, बिल्कुल, कि जब समय है तो कैजुअल, ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा यार। बट हम लोग इस चीज को इतना लाइटली ले लेते हैं ना चीजों को लाइफ में, क्योंकि बहुत आसानी से मिल जाती है। तो हम लोग इतना लाइटली लेते हैं चीजों को, इतना टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, दैट समटाइम्स वी फेल टू रियलाइज दैट मे बी we will not be getting all these comforts for lifelong. So we need to understand this. You know, there is a word. Which word is coming to your mind? Procrastination is a word. क्या मतलब होता है इसका? डिले, डिले कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं। अरे आज नहीं, कल, कल नहीं, परसों हो जाएगा ना, हो जाएगा। ये जो हमारा बड़ा कैजुअल कूल सा एटीट्यूड होता है, ये गड़बड़ है थोड़ा सा। हैव टू बी सिंसियर इफ यू आर सीइंग सम गोल, यू आर सेटिंग सम गोल, यू हैव टू बी सिंसियर टुवर्ड्स। थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है लाइफ में, सब कुछ ऐसे बैठे बैठाए नहीं मिलता। सो when M. Hamel asked Franz to recite the rules of participles, he wanted to get it right, but he was too nervous and mixed everything up. M. Hamel ने फिर भी, M. Hamel was, देखो, he was a very sincere teacher. उनको याद था कि फ्रांस को participles याद करने को बोला गया था और उन्होंने पूछा भी फ्रांस से, लेकिन फ्रांस क्योंकि एक तो उसे पहले नहीं आता था, वो पहले से ही पढ़ के नहीं आया था। सेकेंड, यहाँ का माहौल देख करके he was totally confused. थोड़ा बहुत जो आता भी था, he forgot everything. He mixed up everything. M. Hamill did not scold him for not being able to answer correctly. लेकिन ये तो अजूबा ही हो गया. Was again a shock for France. कि ऐसा कैसे हो गया? मैंने आंसर नहीं किया और उन्होंने मुझे कुछ बोला नहीं। इमेजिन आपके लाइफ में जो सबसे स्ट्रिक्ट टीचर है, जिनसे आप सबसे ज्यादा डांट खाए हो लाइफ में, उन्होंने आपसे कुछ पूछा और आपने जवाब नहीं दिया, के बदले में उन्होंने आपको प्यार से बोला कोई बात नहीं बेटा, बैठ जाओ। कैसा लगेगा? यार आज सूरज किधर से निकले, है ना? तो फ्रांस को भी वैसे ही लग रहा था कि ये क्या हुआ। Instead, he said that it is because the students have often postponed their learning till tomorrow. They always feel that there is some time to learn. He further adds that France's identity as a Frenchman did not have any weightage as he could neither speak nor write his own language. Now, this statement puts a kind of knock at your mind. How? Because this is completely a shame. Completely a shame. Why? Because imagine you living in India and you not knowing how to speak Hindi. तो दिस इज अ शेम। अगर हम अपने ही कंट्री में रह करके हम अपनी ही भाषा नहीं जानते, ना बोल सकते हैं, ना लिख सकते हैं, इट इज प्रीटी शेमफुल। तो यहाँ पे इस चीज को थोड़ा सा ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है, थोड़ा सा बताया जा रहा है कि दिस वाज नॉट अ गुड थिंग कि एक फ्रेंचमैन होने के नाते फ्रांस को ना ही तो फ्रेंच लिखने आता था ना ही तो बोलने आता था। इट वाज नॉट गुड एट ऑल ऑन द पार्ट्स ऑफ फ्रांस। अभी उसको ये रियलाइज होगा बट थोड़े टाइम के बाद होगा। देन ही सेज M. Hamill does not only blame the students for this situation, he feels that the parents are not very interested in their children's education. अब उस टाइम पे ना एक और चीज बहुत कॉमन थी कि बच्चे को तो हम हमेशा डांट देते हैं कि तुम्हारी गलती, तुम्हारी गलती, तुम्हारी गलती, कभी पढ़ भी लिया करो। लेकिन एज पेरेंट ना समटाइम्स हम अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाते। क्यों? क्योंकि स्कूल सिर्फ उतना ही टाइम आपकी हेल्प करेगा, 2-4 घंटे जब तक आप स्कूल में हैं। हम हमेशा से कहते हैं आवर फर्स्ट स्कूल इज व्हाट? आवर होम। तो जब हमारा घर हमारा पहला स्कूल है, तो चीजों को सिखाना घर से ही शुरू करना हो।
तो शुरुआत होती है, जो नींव रखी जाती है, व्हाट इज द रूट कॉज, व्हाट इज द प्लेटफॉर्म, इज योर हाउस, योर पेरेंट्स. तो समटाइम्स वी फॉरगेट इन द बिजी शेड्यूल. और यहाँ तो बात ही और थी. इस केस में बात ये भी थी कि जो लोग थे वो प्रेफर ये करते थे कि मेरे बच्चे स्कूल ना जा करके वो काम धंधे में लग जाए. सो सोर्स ऑफ इनकम हैज ऑलवेज बीन सुपीरियर टू एडुकेशन. बहुत टाइम से लेकर के आज तक, आज भी आप अगर स्लम या किसी आप लोअर इनकम ग्रुप साइड आप चले जाएंगे, तो देयर यू गेट टू सी दिस सिनेरियो कि कमाई आनी चाहिए घर, पढ़ाई इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट. तो ये चीज यहाँ पे थी. बहुत बार पेरेंट्स नहीं फोर्स करते थे बच्चों को स्कूल जाने के लिए, क्योंकि उनको साथ में हेल्प करने वाला कोई चाहिए. दिस वाज आल्सो अ काइंड ऑफ चाइल्ड लेबर. सो हेमल goes on to describe the French language as the clearest and the most logical language in the world. He felt that people should always cling to their own language. Cling मतलब क्या होता है? Cling मतलब क्या होता है? Cling. You have seen a child holding the mother. आपने देखा होगा, लटका रहता है बच्चा, एकदम छोड़ता ही नहीं है बहुत जोर से. तो हमें हमेशा से ये कहा जाता है ना कि हम कुछ भी हो जाए, हमारी भाषा को हमको नहीं छोड़ना है. ठीक है. एक तो भाषा को नहीं छोड़ना है, दूसरी चीज यहाँ लिखी है, मैं एड ऑन करूंगी, यहाँ लिखी नहीं है वो, हमारी जो भी हमारा कल्चर कहता है या जो भी हमारा हेरिटेज है, जो भी हमारा लीनेज है, हमारा लैंग्वेज है, इस चीज को ना छोड़ना नहीं चाहिए कभी. क्या यू स्टिक टू दैट, क्लिंग टू दैट. कैसे एक बेबी मंकी चिपका रहता है मामा मंकी से, नहीं छोड़ते हैं, तो नहीं छोड़ना है उसको, लाइफ लॉन्ग ये याद रखना. So cling to their own language as he believes that when people are enslaved, जब हम कभी गुलाम हो जाते हैं, it is through their language that they can find the key to their prison. अब ये लाइन क्यों लिखी है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. कि मान लीजिए कि अगर ऐसा कभी मौका आया कि आप स्लेव हो गए, यू एनस्लेव्ड बाय समबडी, मैं और आप एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? आप हैं जहां पे भी हैं, जिस भी स्क्रीन से देख रहे हैं, मैं, हम दोनों किसी प्रॉब्लम में फंस गए, देयर इज सम बिग मेजर प्रॉब्लम, और हम दोनों ही वहां बैठे हैं, प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना है, लेकिन हमारे सामने कोई खड़ा है जो ये देख रहा है कि हम बात अपनी भाषा में ना कर सकते हैं. ना हिंदी इंग्लिश, ये दो भाषाएं तो आती हैं, ना हम हिंदी बोल सकते हैं ना हम इंग्लिश बोल सकते हैं. तो और हमें उस रूम को छोड़ के भागना है, प्लान बनाना है. तो जब तक हम आपस में बात नहीं करेंगे, कम्युनिकेट नहीं, हम कैसे भाग सकते हैं, प्लानिंग कैसे कर सकते हैं? तो पहली चीज, पहले के लोग क्या करते थे, जब भी कैप्चर आपको करते थे, सबसे बड़ी फ्रीडम आपकी छीनते थे, जो है आपकी लैंग्वेज. कि जब आप अपनी भाषा ही नहीं बोल पाएंगे तो आपस में आप कनेक्टेड ही नहीं रह पाएंगे, और ये उनकी जीत होती थी. तो he further said about the French language that it was the most beautiful, clearest, and most logical language of the world. Finally, with a very heavy heart, M. Hamel stood up. He was very sad as he walked to the blackboard, took a chalk, and wrote it Vive la France, जिसका मतलब होता है Long live France. So you have learned another new word, Vive la France, and declared the class dismissed. And he was so sad that he did not even said it by, by communicating. He just gestured that the class is finished and you can go. आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा सभी को. आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा. प्लीज आई विल बी वेटिंग फॉर द कमेंट्स अबाउट योर डाउट्स एंड ऑल द थिंग्स. अब हम आते हैं कैरेक्टर स्केच. अभी तक मैंने बहुत सी चीजें बोल दी हैं आपको, मैंने आपको बताया है, और दो कैरेक्टर आपको समझ में आया हो, करेक्ट. रिफ्रेशमेंट्स आर. तो आप बताइए कि ये जो दो कैरेक्टर है, हाउ आर दे सिमिलर और हाउ आर दे ऑपोजिट? थिंक फॉर अ सेकेंड. थिंक फॉर अ सेकेंड. पैट्रियोटिज्म वन थिंग दोनों में ही है. हाँ, एम हैमल में शुरू से था, बच्चे में थोड़े लेट आया, थोड़े बाद में आया. कैरेक्टर स्केच देखते हैं. कैरेक्टर स्केच आपको हर स्टोरी के हर कैरेक्टर के बारे में मालूम होना ही चाहिए. The first character we'll talk about is about Mr. M. Hamill. M. Hamill is an experienced teacher who has been teaching in school for 40 years. 40 सालों से स्कूल में पढ़ा रहे थे.
He imparts primary education in all subjects. He is a hard task master, and students like Franz, who are not good learners, are in great dread of being scolded by him. Great dread. What does this mean? Great dread. पहले भी हमने पढ़ा. We have read it before also in the chapter. What is meant by great dread? ये जो लाइन है, इधर की हमारी लाइन. Great dread of being scolded. अब ये जो कैरेक्टर है, इतनी ही दूर आपको पढ़ के इतना तो समझ में आया होगा दैट ही इज अ पर्सन कंप्लीटली इनटू एजुकेशन. इनको लोगों को एडुकेट करने में, पढ़ाने में इनको अच्छा लगता है. ही इज वेरी लॉयल टू हिज सर्विस एंड ही हैज बीन वेरी सिंसियर एंड पेशेंस. क्योंकि 40 सालों तक एक जगह रहना, अपनी चीजों को पढ़ाना, समझाना इज नॉट एन ईजी थिंग. ठीक है, आप अभी की जो जनरेशन है, they don't even stick to a place for 4 years. And imagine back then, staying at a place for 40 years and imparting the same values, the same education to everybody. दूसरी चीज समझ में आती है कि ये जो इंसान है, ये बहुत क्या रहे होंगे, थोड़े सीरियस रहे होंगे और थोड़े स्ट्रिक्ट रहे होंगे. स्ट्रिक्ट इसलिए क्योंकि बच्चों में डर था, रेड ऑफ बीइंग स्कोल्डेड. तो बच्चों में अगर डर है इनकी डांट का, तो सोचिए क्लास में इनका असर कितना होता होगा. आपके क्लास में ऐसे कौन कौन से टीचर्स हैं whom you dread? Please mention in the comments. So the latest order of the Prussian rulers upsets him. He has to leave the place forever and feels heartbroken. अब ये जो लेटेस्ट ऑर्डर आया, ये बहुत ज्यादा मतलब एक हार्ट ब्रेकिंग ऑर्डर था. और मिस्टर एम हैमिल को इस चीज का बहुत बड़ा सदमा, बहुत बड़ा धक्का लगा था, क्योंकि उनको उस जगह को छोड़ के जाना था जहां पे उनका सोल बसता था. His soul was connected to the place. Then it says he feels sad but exercises self control. देखो दो चीजें कॉन्ट्रोडिक्टरी यहाँ पे. एक तो ठीक है, सैड वो है, सैड तो कोई भी रहेगा. ठीक है, आप 5 दिन भी कहीं घूमने गए, वहां से वापस आने तो सैड हो जाते हैं, यहाँ तो 40 सालों की बात. But at the same time, he was having his self control. जो उनका सेल्फ कंट्रोल है वो बहुत स्ट्रांग था. Why? Because he was not crying, did not shed a tear, and he was not communicating much to the people. So still he was holding his character. इतने खराब टाइम आने के बाद भी, इतना दुख झेलने के बाद भी, he was still in his character. जो 40 सालों से उनका एक कैरेक्टर था सीरियस मैन का, वो अभी भी उन्होंने होल्ड कर रखा. He did not lose his patience. He did not lose his temper. His performance during the last lesson is exemplary. बहुत अच्छे से उन्होंने लास्ट लेसन को समझाया, पढ़ाया, एवरीथिंग. जैसे एक होता है ना कि हमारा लास्ट लेसन है, हमको पता है इसके बाद हमको पढ़ाना नहीं है, तो जैसे तैसे पढ़ा के निकल. नहीं, ही वॉज वेरी ऑनेस्ट टू हिज वर्क, वेरी लॉयल. तो लास्ट लेसन भी जो उन्होंने कराया, वो उतनी डेडिकेशन से कराया जितनी शायद फर्स्ट लेसन उन्होंने कराई. So he is kind even to a latecomer like Franz. एक और कैरेक्टर पता चलता है, वो काइंड भी है. ठीक है? He uses a solemn and gentle tone while addressing the students. जब वो students से बात करते हैं, तो उनका जो tone है, that is very gentle, that is very soft spoken, that is very kind. So it means that he is strict, but maybe that is only on the superficial side. Maybe internally he is a very soft-hearted person who cares about his students, who cares about his country, and he is very patriotic because he has been moved by the news of not speaking French, or France being removed as a language of French being removed as a language of France. He says he has a logical mind and can analyze problem and deduce the reasons responsible for it. दो चीजें और पता चली उनके बारे में. He has a logical mind, सोचने समझने की जो शक्ति है, रीजन पावर. ठीक है, ये बहुत स्ट्रांग है उनका. लॉजिकल थिंकिंग हमारी क्या होती है कि हमारी रीजनिंग पावर, हमारे क्वेश्चन आंसर का पावर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, एक कनेक्टिविटी होनी चाहिए, तो वो इनका बहुत स्ट्रांग है. सीक्वेंस में स्कीमेटिक होकर के सोचना इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो इनमें है. एंड कैन एनालाइज प्रॉब्लम. यू नो, प्रॉब्लम्स को एनालाइज करना इज अ वेरी बिग क्वालिटी. कई बार ऐसा होता है ना कि दो तरह के लोग होते हैं. एक ऐसे लोग होते हैं जो प्रॉब्लम को इग्नोर कर देते हैं.
कि ठीक है, नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। सो दे आर इग्नोरेंट पीपल। एक ऐसे लोग होते हैं जो प्रायर बेसिस पे ही दे एनालाइज़ कि अरे ये होगा। कुछ ऐसे लोग होंगे आपके घर में या आपकी जान-पहचान में जो बता देते होंगे कि देखना ऐसा होगा ज़रूर, देखना ऐसा होने वाला है ज़रूर। तो दिस पर्सन वाज़ काइंड ऑफ एन एनालाइजिंग पर्सन। ये एनालाइज़ करते थे बहुत अच्छे, और एनालाइज़ करना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, एनालाइज़ करने के बाद प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस देना भी ज़रूरी है। ठीक है? अब ये तो कोई बात नहीं हुई कि हमने प्रॉब्लम रख दिया और हम वहाँ से चले गए। हमने प्रॉब्लम दिया भी, हम उसको सॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे। So, and deduce the reasons responsible for it. He was a logical person. Logical person मैंने आपको बताया कि क्या होता है? लॉजिक ढूंढता है हर चीज के पीछे। तो जब कोई प्रॉब्लम आती है तो ही वॉज अ पर्सन जो रीजंस भी ढूंढते थे कि अगर ये प्रॉब्लम हुई तो हुई क्यों। जैसे क्लासेस की ही हम बात करें, उन्होंने क्या कहा कि बच्चों को हम रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं, लेकिन बच्चे ऐसे हुए तो हुए क्यों। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कनेक्टिविटी पेरेंट्स से भी दिखाई। तो ये चीज होती है कि हम रीजंस ढूंढते हैं। He knows the emotional hold of a language over its users. हमारे लैंग्वेज पे हमारा इमोशनल होल्ड बहुत स्ट्रांग होता है। अच्छा, इसका बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। हम मान लीजिए कि आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं, ठीक है, या किसी भी एक्स वाई जी भाषा में आप बात कर रहे हैं। उस वक्त आप, अगर कोई इमरजेंसी, आपकी लिंग्विस्टिक इमरजेंसी उसको बोला जाता है, ठीक है, लिंग्विस्टिक इमरजेंसी। अब अगर उस समय मान लीजिए कि आप गिरने वाले हैं, ठीक है, या आपके सामने जो खड़ा है उसको कोई धक्का दिया, या कुछ भी सडन चीज हो गई, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी चीज कुछ भी हो गई, उस समय फोकस करना कि आप तुरंत हिंदी में बोलेंगे, अरे अरे ये क्या हुआ, भले ही आप बहुत देर से इंग्लिश बोल रहे होंगे, बट लिंग्विस्टिक इमरजेंसी में हमें हमेशा से हमारी मदर टंग याद आती है। एंड दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर लैंग्वेज। सो ही इज अ गुड कम्युनिकेटर। ये तो बिल्कुल हमको ऐसे भी समझ में आ रहा है, क्यों, तभी तो 40 सालों से वो वहां है। और एक चीज बहुत अच्छी है इनकी, आप ध्यान दीजिएगा कि ऐसा नहीं है कि इनके अंदर गुस्सा है। एक होता है ना कि हम 40 सालों तक यहाँ काम कर रहे थे, हमको निकाल दिया गया तो गुस्सा, वो नहीं है इनमें। ही इज नॉट एंग्री अबाउट इट एंड एक्सप्लेन्स एवरीथिंग पेशेंटली। See, this point already came what I was telling you. He had a lot of patience in him. He wasn't angry, he did not shout, but he showed by his body language, he showed by his gestures that he is unhappy. Not only unhappy, he's sad about it. Parenting are painful, and being human, parenting are painful. Yes, it is. Parenting is very painful. So make sure that you don't give that much pain to your parents. Please mind it. And being human, पता है हम लोग आज के डेट में ना, हम इंसान हैं तो इंसान ही, इंसानियत कहीं है नहीं लेकिन, ठीक है? तो बीइंग ह्यूमन पहन करके जो ब्रांड है, हम लोग बोलते हैं बीइंग ह्यूमन, इस चक्कर में ना हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम यही भूल जाते हैं, ह्यूमैनिटी भूल जाते हैं। So this should not be there. If your character is not developed as a person, then your education, your degrees, your money, nothing will matter in life. Fit that in your mind. Your character makes your personality. So M. Hamill too is no exception. He fails to say goodbye as his throat is choked. कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप बहुत दुखी हैं, आप बोलना भी नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब हम बोलेंगे ना तो हम रो देंगे। इस वजह से आप बोलते नहीं, आप चुप रहते हैं, ठीक है। तो हिज थ्रोट इज चोक, जो उनका गला है वो बिल्कुल, क्या वर्ड हम लोग बोलते हैं हिंदी में, खुरवासा सा हो जाता है कि हम अगर कुछ भी बोलेंगे, एक फेयरवेल है, बिट बिट करना है, गुड बाय करना है, तो उस जगह हम अगर बात करेंगे, जब तक बात नहीं करते ना, थोड़ी बहुत आंख में आंसू होती है, पलट के निकल जाते हैं हम लोग। लेकिन जब बात कर लेते हैं ना अपनों से, तो उस समय आँख से आँसू निकल ही जाता है, जो एम हैमिल नहीं चाहते थे। क्योंकि उनका लास्ट लेसन था, तो वो बहुत अच्छे से हँसी-खुशी वहाँ से जाना चाहते थे। ऑन द होल, ही इज़ अ पैट्रियोटिक जेंटलमैन। और अगर एक नटशेल में हम उनके लिए अगर एक लाइन बोलनी हो, तो हम कहेंगे कि वो पैट्रियोटिक जेंटलमैन थे। He was a man, he was gentle, he was patriotic, and he was truly a character to remember. आई होप आपको एम हैमिल के बारे में समझ में आ गया होगा सब कुछ, what kind of a person he was, what was good about it, and there was only one negative point which is written over here, that he was very strict.
he used to beat France, वो अपने एक iron ruler से, but then that's okay. He was a teacher. It was his duty. अब इनके कैरेक्टर को समझने के बाद let us come to the second character of the story, which is about that boy France. या फ्रांस के कैरेक्टर के बारे में आपको क्या लगता है? कैसा बच्चा है? आप में से या फिर कितने लोग ऐसे हैं जो अभी मुझे देख रहे हैं जो फ्रांस से को रिलेट कर सकते हैं? मैं भी फ्रांस जैसा हूँ या फ्रांस मेरे जैसा ही था। अगर कोई ऐसा है तो वो भी बताना मुझे। फ्रांस was a student in one of the schools in the districts of Alsace. स्टूडेंट था ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया है। His schoolmaster was M. Hamill and he was much scared of him. तो डरा हुआ बच्चा था, डरा सहमा हुआ बच्चा। Franz enjoyed spending much of his time outside. ऐसा बच्चा था, आपके जैसा ही था। कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट मुझको लग नहीं रहा है आज के बच्चों में और फ्रांस के कैरेक्टर में। ज्यादा टाइम बाहर रहना पसंद था, पढ़ना ज्यादा पसंद नहीं था। He liked the warm and bright day and loved to listen to the chirpings of the birds and to watch the drilling of the Prussian soldiers. अब उसको क्या पसंद था कि हम बाहर जाएं, हम अलग अलग चीजों को नोटिस करें। देखो इसमें भी ना हम एक पॉजिटिविटी ढूंढ सकते हैं। क्या ढूंढ सकते हैं? आज देखो लिटरेचर एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसके पीछे कोई रीजन नहीं है। इफ यू से दिस इज माई लॉजिक, इसीलिए मेरे हिसाब से ऐसा है, उस हिसाब से आई विल से दिस इज माई लॉजिक, मेरे हिसाब से ऐसा है। ठीक है, तो लिटरेचर इज नेवर रॉन्ग एंड लिटरेचर इज नेवर करेक्ट। बोथ द स्टेटमेंट्स आप हो लिटरेचर, लिटरेचर कभी ना गलत है, लिटरेचर ना कभी सही है, वो सिर्फ आपका पॉइंट ऑफ व्यू है दैट यू हैव टू प्रूव। तो मेरे हिसाब से ये जो बच्चा है इसको बोला तो जा रहा है बार बार कि पढ़ता नहीं था, बदमाशी करता था, बाहर रहने में मन लगता था, लेकिन इस बच्चे के लिए भी और आप लोगों के लिए भी मैं ये चीज कहूंगी कि हर बच्चे की अपनी क्वालिटी होती है। ठीक है, हो सकता है कि शायद उसको पढ़ने में बहुत मन नहीं लगता हो, मगर मे बी ही वॉज अ पर्सन ऑफ डिफरेंट थॉट्स, ही हैड अ वर्ल्ड फिगमेंट्स ऑफ इमेजिनेशन इन हिज लाइफ। मे बी अगर हम कुछ एक चीज अच्छी नहीं कर सके उसका मतलब ये नहीं कि हम कोई भी चीज अच्छी नहीं कर सकते। तो योर फोटे इज इन योर हैंड एंड दैट यू हैव टू सी, यू हैव टू डिसाइड अबाउट इट। यार यहाँ क्योंकि हम लोग कंसाइज, हम लोग क्योंकि चैप्टर की बात कर रहे हैं तो चैप्टर के हिसाब से वी विल ऑलवेज से दैट यस फ्रांस वाज अ केयरलेस बॉय बिकॉज ही नेवर वांटेड टू स्टडी, नेवर वांटेड टू गो टू द स्कूल। In addition to this, the boy had an acute sense of understanding, feeling, recognition and respect. Understanding, feeling, recognition and respect. ये कब पता चलता है? ये पता चलता है हमें चैप्टर के लास्ट में जाकर के, जब उसको मालूम चलता है कि ये उसका लास्ट चैप्टर है, जब उसको लगता है अब तो कोई फायदा नहीं है, मैंने सारा टाइम गवा दिया। लेकिन आपके पास अभी टाइम है बोर्ड्स आने में, ठीक है, तो पढ़ो, ध्यान दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। So he says, at first, he did not show any interest in M. Hamill's teaching. He didn't even prepare his lessons on participles. However, Franz was forced to change his opinion about M. Hamill when he got to know that M. Hamill would not be able to take any French lessons after the order from Berlin, pronouncing that only German language would be taught in the schools of French districts of Alsace and Lorraine. He felt sad. तब तक, जब तक हमको ये रियलाइज नहीं होता है कि ये चीज जो मेरे हाथ में है, ठीक है, वो जा भी सकती है, जब तक हम चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड रखते हैं कि अरे ये तो मेरा ही है, कहीं जाना ही नहीं इसको है, ठीक है। सो टेकन फॉर ग्रांटेड इज अ वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट इन लाइफ विच वी डील विद एवरी डे। अरे ये तो मेरा ही है, इसको कहाँ जाना है, अरे इट्स ओके, नहीं तो है। तो ये चीज कभी कभी ना हमको लैक ऑफ रियलाइजेशन हो जाती है जब हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। शायद अभी आपके हाथ में है वो चीज, अगर छोटा सा एक कोई कीड़ा आके आपको काट दे, तुरंत हाथ खुल जाए, तो आपको नहीं पता कि अगले मोमेंट आपके लाइफ में क्या आने वाला है, अगला सेकंड आपके लाइफ में क्या आने वाला है। तो लाइफ में एट प्रेजेंट आपको जो मिलता है, प्लीज वैल्यू दैट एंड कीप इट सिक्योर्ड इन योर लाइफ। कि हाथ ऐसे से ऐसे कब होता है वो पता नहीं चलता है, तो जब तक हाथ ऐसा है, टेक फुल यूज ऑफ दिस, यूटिलाइज इट, लर्न फ्रॉम इट, एक्सपीरियंस इट, गेन एक्सपीरियंस इन लाइफ। एक्सपीरियंसेस मैटर्स अ लॉट। आपका जो एज होता है ना, वो एक्चुअली डिजिटल नंबर एज से
काउंट नहीं होता है। वो कैसे काउंट होता है पता है? आपके पास एक्सपीरियंस कितना। बहुत कम उम्र के लोग भी बहुत एक्सपीरियंस हो जाते हैं, और जिनकी उम्र ज्यादा है कभी कभी उनके पास भी सेंस थोड़ा कम होता है। So he started respecting the man who had spent 40 years in the same school. अब उसको समझ में आने लगा कि जो इंसान 40 सालों तक इस स्कूल की सेवा कर सकता है, हम लोगों को फ्रेंच सिखाने के लिए अपनी पूरी लाइफ लगा सकता है, वो एज अ ह्यूमन कितना ज्यादा मतलब रिस्पेक्टफुल इंसान होगा। और एक और बड़ी बात कि उस इंसान को खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए, इज अ गिवर, इज नॉट अ टेकर। तो उस इंसान ने हमेशा फ्रांस में लोगों को फ्रेंच सिखाने की कोशिश की, ठीक है, अपना 100% देने की कोशिश की कि हम सिखा पाए लोगों को, so that they don't face any problem. So he was always a giver, and being a giver gives you a great feeling. पता है जब आपका हाथ ऐसे रहता है, ऐसे कब रहता है? जब हम मांगते हैं, ठीक है। तो जब आपका हाथ मांगने वालों में नहीं है, जब आपका हाथ ऐसे है, मीन्स देने वालों में, तब आप बहुत प्राउड फील करते हैं लाइफ में। एंड देन यू शुड थैंक गॉड आई एम इन दैट क्यू वेर आई कैन हेल्प पीपल अराउंड मी एंड बी अ पर्सन लाइक दैट। सो होपफुली फ्रांस और एम हैमिल का कैरेक्टर आपको समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट, आई एम देयर, यू कैन आस्क मी द क्वेश्चंस नाउ और लेटर। The most important thing that you need to remember in this chapter is about the concept of language, the importance of language, and why it is crucial to safeguard your language. Why is it so crucial to safeguard your language? Why being patriotic is so crucial in life? Why being connected to the things around you, to the people you know, the connectivity with your school, the connectivity with your subject, with your language. Why all this is so important in life? Why procrastination will lead you to nothing? Why taking things for granted is not a good deal? Why delaying things is not a good concept? So you need to think about it again and again, again and again. And of course, we need to think about the value of freedom. हमको अगर अभी किसी चीज की फ्रीडम मिली है, हमको अगर अभी कोई चीज में मिल रही है, तो आई शुड रिस्पेक्ट दैट। कोई चीज आपको फ्री में मिल रही है, इट डज नॉट मीन कि आप उसकी रिस्पेक्ट ना करें। फ्री में मिलना मतलब क्या? आपको आराम से मिल रही, क्योंकि बाद में उसी चीज को पाने के लिए ना, वी हैव टू थिंक अ लॉट। So with this, we end the summary of the chapter. We end the character sketch of these two people in the chapter. And in the next session, in the next class, I'll be dealing with few question and answers. I'll be dealing with the theme of the story. I'll be dealing with the narrative style of the story. Narrative style क्या होता है? I'll be dealing with the tone of the story. Tone क्या है story का? I'll be dealing with the setting. Setting I've also discussed now. Again, I'll discuss it once more. And then I'll discuss the title analysis. कि टाइटल एनालिसिस अगर इसका नाम रखा गया है, सॉरी, द लास्ट लेसन, तो कितना सूटेबल है ये, विल टिल देन आई होप यू एंजॉय द क्लास एंड विल कम बैक। थैंक यू।